friends, welcome to my channel NCERT Samriddhi classes. Today we will read chapter 10 motion and measurement of distances. Motion means गति, measurement माप या मापन और distance दूरी. ठीक है, तो गति और दूरियों का मापन हम इस चैप्टर को आज रीड करेंगे. इसके साथ ही इसके कीवर्ड्स भी देखेंगे. अगर फ्रेंड्स आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हम आप तक पहुंचा रहे क्लास 6 to 12 NCERT साइंस बुक प्लस उसके साथ ही इंग्लिश ग्रामर. तो सबसे पहले हम चैप्टर रीड करने से पहले हम इसके कीवर्ड्स देख लेते हैं जो बुक के एंड में दिए हुए हैं चैप्टर के में. तो फर्स्ट इसके अंदर कीवर्ड्स आता है सर्कुलर मोशन. सर्कुलर मीन्स होता है परिपथ, यानी कि जो सर्कल की फॉर्म में होता है ऐसे गोल, और मोशन मीन्स गति, तो इसका आ जाएगा परिपथ गति. डिस्टेंस दूरी, मेजरमेंट माप, मोशन गति. पीरियोडिक मोशन, पीरियोडिक मीन्स आवधिक और मोशन मीन्स गति, तो आवधिक गति. रेक्टिलिनियर मोशन, रेक्टिलिनियर सीधी रेखीय, मोशन गति, तो सीधी रेखीय गति. SI यूनिट्स, यानी कि SI इकाई. यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, तो यूनिट्स मीन्स इकाई और मेजरमेंट माप, तो माप की इकाई. ठीक है, ये इस चैप्टर के कीवर्ड्स थे. अब हम चैप्टर रीड करेंगे. There was a general discussion among the children in Paheli and Bujo class about the place they had visited during the summer vacation. Discussion means होता है चर्चा. तो पहली और बूजो की क्लास में साधारण चर्चा हो रही थी कि वो गर्मियों की छुट्टियों में कहाँ का उन्होंने दौरा किया. ठीक है, या फिर यात्रा की. विजिटेड मीन्स यात्रा करना या दौरा करना. समर गर्मी और वेकेशन छुट्टियाँ. Someone had gone to their native village by a train, then a bus and finally a bullock cart. Native means होता है पैतृक, village गांव. तो उसमें से कुछ पैतृक गांव गए ट्रेन द्वारा, बस से, और कुछ उसमें जो बैलगाड़ी के द्वारा. One student, एक विद्यार्थी had traveled by an aeroplane, एक हवाई जहाज से गया. Another spent many days of his holidays going on fishing trip in his uncle's boat. और कई दूसरे दिन उन्होंने छुट्टियों के अंकल के साथ नाव में मछली पकड़ने के लिए गुजारे. द टीचर देन आस्क्ड देम टू रीड न्यूज़पेपर आर्टिकल्स दैट मेंशन अबाउट स्मॉल व्हील्ड व्हीकल दैट मूव ऑन द सोइल ऑफ मार्स एंड कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट. मार्स मीन्स मंगल, जो मंगल ग्रह होता है वो वाला मंगल है. सोइल मिट्टी, और एक्सपेरिमेंट्स इनकी परीक्षण करना. ठीक है, प्रयोग करना. व्हील पहिए और व्हीकल साधन. न्यूज़पेपर अखबार, तो टीचर ने कहा या पूछा कि आपने वो अखबार में आर्टिकल पढ़ा जिसके अंदर छोटे पहिए वाले साधन का जिक्र किया है जो मंगल की मिट्टी पर चलते हैं और जिनके ऊपर प्रशिक्षण किया गया है, यानी कि जिनका प्रयोग किया गया है. दीज व्हीकल्स वर टेकन बाय स्पेस क्राफ्ट ऑल द वे ऑफ मार्स, और इन साधन को अंतरिक्ष यात्रा के लिए, मार्स पे जाने के लिए लिया है. Meanwhile, Paheli had been reading story about ancient Indian and wanted to know how people traveled from one place to another in earlier times. Ancient means प्राचीन, तो पहेली प्राचीन भारत की कहानियाँ पढ़ रही है और जानना चाह रही है कि पहले लोग किस तरह से यात्रा करते थे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए. ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट. ट्रांसपोर्ट मीन्स परिवहन, स्टोरी कहानी, तो परिवहन की कहानी. लॉन्ग एगो पीपल डिड नॉट हैव एनी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, यानी कि पहले लोग परिवहन के बारे में नहीं जानते थे. दे यूज टू मूव ओनली ऑन फुट एंड कैरी गुड्स ऑन देयर बैक. गुड्स का मीनिंग यहाँ पर है सामान, तो वो पैदल ही जाते थे और अपनी पीठ पर सामान ले जाते थे, यानी कि पीठ से सामान ढोते थे. लेटर ऑन दे बिगेन टू यूज एनिमल फॉर ट्रांसपोर्टेशन. बाद में उन्होंने परिवहन के लिए जो पशुओं का यूज करना आरंभ किया. फॉर ट्रांसपोर्ट थॉट वाटर रूट्स बोट्स वर यूज फ्रॉम एंशियंट टाइम. टू बिगेन विद बोट्स वर सिंपल लॉग्स ऑफ वुड इन विच ए होलो कैविटी कुड बी मेड. कि पानी में परिवहन के लिए, यानी कि पानी में वो यात्रा करते थे नाव के द्वारा, नाव का प्रयोग करते थे पहले समय में. वो पहले जो नाव बनाते थे तो लकड़ी के जो खोखले इकट्ठे थे उनको इकट्ठा करके और उसकी नाव बनाते थे और उसको नाव के रूप में प्रयोग करते थे, खोखले लकड़ी के गट्ठों को, यानी कि बिछा के. लेटर पीपल लर्न टू पुट टुगेदर डिफरेंट पीस ऑफ वुड. बाद में लोग
लकड़ी के अलग अलग टुकड़ों को अलग अलग शेप देकर और नाव बनाने लगे। दीज शेप्स इमिटेड द शेप्स ऑफ द एनिमल्स लिविंग इन वाटर, यानी कि जो ये आकृति देते थे पानी में रहने वाले जंतुओं के अनुसार दी उन्होंने। रिकॉल आवर डिस्कशन ऑफ दिस स्ट्रीमलाइन शेप ऑफ फिश इन चैप्टर्स 8 एंड 9। हमें याद होगा कि हमने जो चैप्टर 8 और 9 था, जो अध्याय, उसके अंदर पढ़ा था कि जो मछली की जो आकृति होती है वो स्ट्रीमलाइंस होती है। इन्वेंशन ऑफ द व्हील मेड ए ग्रेट चेंज इन मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। इन्वेंशन मीन्स होता है आविष्कार, व्हील पहिए, कि पहिए के आविष्कार ने परिवहन के साधन में बहुत बड़ा बदलाव लाया। द डिजाइन ऑफ व्हील वाज इम्प्रूव ओवर 1000 ऑफ ईयर, कि जो पहिए की जो आकृति थी वो हजारों सालों में उसने विकास किया। एनिमल्स वर यूज टू पुल कार्ट दैट मूव ऑन व्हील्स। जानवरों का प्रयोग किया जाता था पहिए वाली गाड़ी को खींचने के लिए। अंटिल द बिगिनिंग ऑफ द 19th century people still depend on animals, boats and ship to transport them from place to place। जबकि जो 19वीं सदी में लोग पशुओं, नाव और जहाज पर आधार रहने लगे परिवहन के लिए, कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए। द इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ न्यू मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, कि जो भाप के इंजन के आविष्कार ने परिवहन में एक नया विकास किया। रेल रोड्स वर मेड फॉर स्टीम इंजन ड्राइवर कैरीज एंड वैगन्स, यानी कि रेल रोड बने, स्टीम इंजन चलित और जो गाड़ियाँ और वैगन्स बननी शुरू हो गई। लेटर केम ऑटोमोबाइल्स सच एज मोटर कार, ट्रक्स एंड बसेज। और बाद में फिर ऑटोमोबाइल्स जैसे मोटर कार, ट्रक और बस आई। मोटराइज बोट एंड शिप वर यूज एज मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑन वाटर। पानी के लिए जो मोटर चलित नाव और जहाज का प्रयोग किया जाने लगा परिवहन के लिए पानी में। द अर्ली ईयर ऑफ 1900 सा द डेवलपमेंट ऑफ एरोप्लेन। 1900 में हवाई जहाज का विकास हुआ। दीज वर लेटर इम्प्रूव टू कैरी पैसेंजर एंड गुड्स। तो इसके लिए जो यात्री और सामान को ढोने में सुविधा सरल हो गई इसके लिए। इलेक्ट्रिक ट्रेन, मोनोरेल, सुपरसोनिक एरोप्लेन एंड स्पेस कार्ट आर सम ऑफ द कंट्रीब्यूशन ऑफ द 20th सेंचुरी। 20वीं सदी में विद्युत रेल, मोनोरेल, सुपरसोनिक जहाज और जो अंतरिक्ष यान का योगदान रहा। फिगर 10.1 शो सम ऑफ द डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। जो आपका चित्र है 10.1 के अंदर कुछ अलग अलग साधन दिखा रखे हैं परिवहन के। प्लेस दैम इन द करेक्ट ऑर्डर फ्रॉम द अर्लीस्ट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट टू द मोस्ट रिसेंट। इनको सही ऑर्डर में लगाओ परिवहन के हिसाब से, यानी कि पहले कौन से साधन आए परिवहन में और बाद में कौन से आए। आर देयर एनी ऑफ द अर्ली मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट आर नॉट इन यूज टूडे। क्या इनमें से कोई ऐसा साधन है जो पहले यूज होता था और अब नहीं होता परिवहन में। आपका इस वाले फिगर की बात कर रहा है यहाँ पर, ये वाला फिगर है 10.1। तो इसमें दिखा रखा है कि देखो इसमें डिफरेंट मोड ऑफ दे रखा है ट्रांसपोर्ट के। साइकिल है, एरोप्लेन है, शिप, बुलक कार्ट और बस एंड ट्रेन। तो इसमें बता रखे कौन कौन से अब यूज होते हैं और कौन से अब यूज नहीं होते। तो बुल कार्ट वो अभी यूज नहीं होते। हाउ वाइड इज दिस डेस्क। वाइड मीन्स होता है चौड़ा। यह डेस्क कितनी चौड़ी है। हाउ डिड पीपल नो हाउ फार दे हैव ट्रेवल्स, कि लोग कैसे जाने कि हमने कितनी दूरी तय की है या कितनी यात्रा की। हाउ विल यू नो वेदर यू कैन वॉक ऑल द वे टू योर स्कूल और वेदर यू विल नीड टू टेक ए बस और ए रिक्शा टू रीच योर स्कूल। कि आप कैसे जानोगे कि आपको आपके स्कूल से कितनी दूर चलना है, कि आपको वहाँ पे पहुँचने के लिए स्कूल पर बस चाहिए या रिक्शा चाहिए। When you need to purchase something, is it possible for you to walk to the market।
अगर आपको कुछ खरीदने के लिए जाना है तो आप मार्केट में कितनी दूर चलते हो। हाउ विल यू नो द आंसर टू दिस क्वेश्चन, हम इन प्रश्नों के उत्तर कैसे जाने। इट इज ऑफ्टन इम्पोर्टेंट टू नो हाउ फार ए प्लेस इज सो दैट वी कैन हैव एन आइडिया हाउ वी आर गोइंग टू रीच दैट प्लेस। यह अक्सर जानना महत्वपूर्ण होता है कि हमें किसी स्थान पर कितनी दूर चलना है। इसे जानने के लिए एक योजना आती है कि हमें कैसे पहुंचना है उस स्थान पर। वॉक, पैदल, टेक ए बस, एक बस से, ए ट्रेन से यानी कि रेल, ए शिप, ए जहाज, एन एरोप्लेन, एक हवाई जहाज, और इवन ए स्पेस कार्ट, और एक अंतरिक्ष यान भी हो सकता है। समटाइम दीज आर ऑब्जेक्ट्स हुज लेंथ और विड्थ वी नीड टू नो। कई बार हमें इन वस्तुओं की लंबाई और चौड़ाई जाननी होती है। इन पहेली एंड बूजोज क्लासरूम, पहेली और बूजो की कक्षा में, देर आर लार्ज डेस्क विच आर टू बी शेयर्ड बाय 2 स्टूडेंट्स, जिन्हें 2 विद्यार्थियों को साझा करना है। पहेली एंड बूजो शेयर 1 डेस्क, पहेली और बूजो एक डेस्क को साझा करती है, बट लेकिन फ्रीक्वेंटली एंड अप ऑब्जेक्टिंग दैट द अदर इज यूजिंग ए लार्ज शेयर ऑफ द डेस्क, लेकिन उसको आपत्ति है कि जो दूसरा उस डेस्क पर बैठा है उसका जो भाग है वो उसके डेस्क के भाग से बड़ा है। ऑन द टीचर्स सजेशन, अध्यापक के सुझाव पे, दे सजेशन मीन होता है सुझाव। ऑन द टीचर्स सजेशन, अध्यापक के सुझाव पर, दे डिसाइड टू मेजर द लेंथ ऑफ द डेस्क, उन्होंने निर्णय लिया डेस्क की लंबाई नापने का। मेक ए मार्क एग्जैक्टली इन द मिडिल ऑफ इट, बीच, बिल्कुल बीच में उन एक निशान लगाया। एंड ड्रॉ ए लाइन टू सेपरेट द 2 हाल्स ऑफ द डेस्क, और डेस्क को 2 भागों में बराबर बांट के एक लाइन खींची। बोथ पहेली एंड बूजो आर वेरी फॉन्ड ऑफ प्लेइंग गिल्ली डंडा विद देयर फ्रेंड्स, पहेली और बूजो दोनों ही गिल्ली डंडा खेलने के शौकीन हैं अपने दोस्तों के साथ। फॉन्ड में तो होता है शौक। बूजो बोट ए सेट ऑफ गिल्ली एंड डंडा विद हिम, जो बूजो के पास उसका जो खरीदा हुआ गिल्ली और डंडा है। Here is how they try to measure the length of the desk using डंडा and the गिल्ली। यहाँ कैसे वो मापते हैं डेस्क की लंबाई को डंडा और गिल्ली का प्रयोग करके। The desk seem to be having a length equal to 2 डंडा लेंथ and 2 लेंथ ऑफ गिल्ली, जो डेस्क है वो 2 डंडा गिल्ली और 2 डंडा के बराबर उसकी लंबाई है। ड्रॉइंग ए लाइन इन द मिडिल ऑफ डेस्क हाफ लीव्स ईच ऑफ देम हैप्पी विद ए हाफ ऑफ द डेस्क इक्वल टू ए डंडा एंड गिल्ली इन लेंथ, यानी कि डंडा और गिल्ली के से उसकी जो बेंच की लंबाई, डेस्क की जो लंबाई नाप कर उन्होंने बीच में बराबर भाग करके उसको में वे बहुत खुश है, यानी कि दोनों आपस में खुश है। अब आफ्टर ए फ्यू डे, कुछ दिन बाद, द मार्क लाइन गेट्स वाइप आउट, जो खींची हुई लाइन थी वो मिट जाती। वाइप मीन्स होता है भूजना, मिटना या पूछना, ठीक है। बूजो नाउ हैज ए न्यू सेट ऑफ गिल्ली एंड डंडा हैज एज ही लॉस्ट हिज ओल्ड वन, जो बूजो के पास अब न्यू जो सेट गिल्ली और डंडा है जो पुराना था वो उसका गुम हो गया। हेयर इज हाउ, अब यहाँ कैसे, द लेंथ ऑफ द डेस्क सीम टू मेजर यूजिंग द गिल्ली एंड डंडा, किस तरह से जो गिल्ली और डंडे से डेस्क की लंबाई नापेंगे। देखो यहाँ पे ये आपका दिखा रखा है डायग्राम में, तो इस तरह से उन्होंने जो नापी, यानी कि जो पहले था जो एक डंडा और एक गिल्ली, ठीक है, इस साइड आया एक डंडा और एक गिल्ली इस साइड, तो इस तरह से दोनों का इक्वल इक्वल हिस्सा होगा, दोनों ने बीच में से लाइन कर ली, तो एक इस साइड बैठ गया एक इस साइड, तो दोनों का क्या हो गया, इक्वल होगा। अब जो नया गिल्ली और डंडा लेके आए हैं तो उसमें एक डंडा कंप्लीट है, लेकिन जो गिल्ली है वो इसमें हाफ पड़ती है, ठीक है, इधर भी, तो इसके अंदर ये पूरी तरह से जो न्यू जो उसके पास गिल्ली डंडा है उससे नहीं हो रही मेजर, ठीक है। तो उसमें जानेंगे किस तरह से अब जो बच गया जो हिस्सा उसको कैसे मापे। तो हेलो, नमस्ते। नाउ व्हेन मेजर विद द न्यू सेट ऑफ गिल्ली एंड डंडा द डेस्क लेंथ सीम टू बी अबाउट 2 डंडा लेंथ 1 गिल्ली लेंथ विद ए स्मॉल लेंथ स्टिल लेफ्ट आउट। जब उन्होंने नए गिल्ली और डंडा से डेस्क की लंबाई नापी तो उसके अंदर 2 डंडा उसकी लंबाई थी और एक गिल्ली उसकी लंबाई थी, लेकिन उसके अंदर छोटी सी जो लेंथ है, लंबाई है, वो डेस्क की बच जाती है।
दिस इज लेस देन 1 गिल्ली लेंथ, जो 1 गिल्ली लेंथ से थोड़ी कम है। नाउ वट, अब क्या, वट वुड यू सजेस्ट पहेली एंड बूजो डू टू मेजर द लेंथ ऑफ द होल डेस्क। अब आप जो पहेली और बूजो को क्या सुझाव देंगे डेस्क को मापने के लिए। सजेस्ट मीन्स होता है सुझाव। कैन दे यूज ए क्रिकेट विकेट एंड बेल्स टू मेजर द लेंथ और डू यू थिंक दैट दिस माइट क्रिएट द सिमिलर प्रॉब्लम। क्या आप उसे क्रिकेट विकेट, जो क्रिकेट की विकेट या बेल्स का प्रयोग करने के लिए कहोगे लंबाई नापने में, या उससे भी इसी तरह की समस्या उत्पन्न होगी। वन थिंग्स दे कुड डू इज टू टेक ए स्मॉल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एंड मार्क 2 पॉइंट ऑन इट। स्ट्रिंग मीन्स होता है धागा या तार, ठीक है। तो एक चीज है जो आप ले सकते हो छोटी लंबाई के लिए धागे को नापने के लिए, तो उसमें दोनों पॉइंट पर निशान लगाओ, यानी मार्क 2 पॉइंट्स ऑन इट, और इसके दोनों जो भाग है वहां पर निशान लगा दो, दोनों पॉइंट पर, जो बिंदु पर। दिस विल बी ए स्ट्रिंग लेंथ, वो जो धागे की लंबाई होगी। दे कैन मेजर द विथ ऑफ द डेक्स इन स्ट्रिंग लेंथ, आप जो धागे की लंबाई से डेक्स की चौड़ाई माप सकते हो। हाउ कैन दे यूज टू स्ट्रिंग टू मेजर डिस्टेंस लेस देन द लेंथ ऑफ ए स्ट्रिंग, यानी कि किस तरह से धागे का प्रयोग करके आप उसकी दूरी कम कर सकते हो जो धागे की लंबाई से। दे कैन फोल्ड द स्ट्रिंग एंड मार्क इट इनटू 1/2, 1/4 एंड 1/8 स्ट्रिंग लेंथ। तो आप इस तरह से जो धागा है उसको मोड़कर आधा या चौथाई या 8वां हिस्सा कर सकते हो, ठीक है। इस तरह से आप उसके अंदर नाप सकते हो कि फोल्ड करके अगर छोटा बड़ा पड़ता है तो उसमें। स्ट्रिंग लेंथ नाउ, अब perhaps पहेली एंड बूजो कैन मेजर द एग्जैक्ट लेंथ ऑफ द डेक्स यूजिंग द स्ट्रिंग, कि पहेली और बूजो सही लंबाई नाप सकती है डेक्स की धागे का प्रयोग करके। यू वुड से दैट दे शुड यूज द स्केल इन देयर ज्योमेट्री बॉक्स एंड सोल्व देयर प्रॉब्लम। यस ऑफ कोर्स, कि आप कहना चाहोगे उन्हें कि जो उनकी ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर पैमाना है उसका प्रयोग कर सकते हैं और समस्या का हल निकल आएगा शायद। हाँ, तो बूजो हैज बिन रीडिंग अबाउट द वे पीपल यूज टू मेजर डिस्टेंसेस, कि बूजो यह लोगों से जानना चाहती है या वो लोगों के बारे में पढ़ रही है कि वो दूरी मापने के लिए क्या प्रयोग करते थे। देखो ये आपका डायग्राम में दिखा रखा है धागे से मापने के लिए, कि जैसे धागे से आप इस तरह से इसकी लंबाई या चौड़ाई जैसे माप सकते हो, ठीक है, ऐसे पकड़कर यहाँ पे। Before such standard scale were made and he has been trying to follow different method of measuring distance. स्टैंडर्ड पैमाने बनने से पहले वो इस तरह के अलग अलग प्रयोग करते थे दूरी मापने में। There are so many occasions when we come क्रॉस ए नीड टू मेजर लेंथ एंड डिस्टेंस, यानी कि बहुत सारे यहाँ पे जो उपाय थे लेंथ और दूरी को मापने में। द टेलर नीड टू मेजर द लेंथ ऑफ द क्लॉथ टू नो इफ इट इज नफ टू स्टिच ए कुर्ता, कि टेलर जो एक दर्जी है वो लंबाई नापता है कपड़े की यह जानने के लिए कि यह कुर्ता सिलने के लिए काफ़ी है। ए कारपेंटर नीड टू measure the height and width of a cupboard to know how much wood he would need to make its door, कि एक खाती होता है कारपेंटर यानी कि बढ़ाई, वो ऊंचाई और चौड़ाई नापता है एक लकड़ी की ये जानने के लिए कि इससे दरवाज़ा बनेगा या दरवाज़ा बनने के लिए ये काफ़ी है। द फार्मर किसान नीड टू नो द लेंथ, लंबाई जानना चाहता है, एंड ब्रीथ ऑफ द एरिया ऑफ हिज लैंड टू नो हाउ मच सीड ही कैन शो एंड हाउ मच वाटर वुड बी नीडेड फॉर हिज क्रॉप्स, और उस क्षेत्र का चौड़ाई की सीड, जो सीड मीन्स होता है बीज, कि बीज कितने बीज की आवश्यकता होगी बोने के लिए और इसमें फसल में कितने पानी की जरूरत होगी। क्रॉप्स मीन्स होता है फसल। सपोज कि मान लीजिए यू आर आस्क्ड हाउ टॉल यू आर, कि आपसे कोई पूछे कि आप कितने लंबे हैं, तो यू वांट टू टेल द लेंथ ऑफ ए स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द टॉप ऑफ योर हेड टू द हील ऑफ योर फिट, तो आप उसको अपने नीचे पैर से लेकर ऊपर सिर तक की पूरी सीधी
लंबाई बताना चाहोगे, यानी कि आपको बतानी चाहिए अगर आपकी हाइट कोई पूछता है तो हाउ लॉन्ग इज दिस रूम, इस कमरे की चौड़ाई कितनी है। हाउ विड इज दिस डेस्क, ये डेस्क कितनी चौड़ी है। हाउ फार इज इट फ्रॉम दिल्ली टू लखनऊ, दिल्ली से लखनऊ कितनी दूर है। हाउ फार अवे इज द मून फ्रॉम द अर्थ, चंद्रमा पृथ्वी से कितनी दूर है। ऑल दीज क्वेश्चंस हैव वन थिंग्स इन कॉमन, इन सभी प्रश्नों में एक चीज साधारण है। दे ऑल कंसर्न डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेस, यहाँ पर सभी दो जगहों में दूरी पूछ रखी है। द टू प्लेस में बी क्लोज इनफ, यानी कि दो स्थान काफी नजदीक हो सकते हैं, यानी कि दो स्थान या दो छोर। लाइक द टू एंड ऑफ ए टेबल और दे मे बी फार अपार्ट, यानी कि जिस तरह से मेज के दो छोर पास भी है और दूर भी है। लाइक जम्मू एंड कन्याकुमारी, जैसे जम्मू और कन्याकुमारी दूर है। Let us do a few measurement to see what exactly we need to do. आओ हम जानते हैं कुछ माप के बारे में जो हमें जानना जरूरी है कि उसमें क्या आवश्यक है। When we measure distance और length, जब हम लंबाई और दूरी मापते हैं। Some measurement, some means कुछ, measurement means माप, यानी कि कुछ माप। तो आपकी एक एक्टिविटी दे रखी है फर्स्ट, तो एक्टिविटी के अंदर आपको बताना है कि आपको पैर से आपकी क्लास को मापना है। ठीक है, जैसे आप हाथ से मापते हो, एक हाथ दो हाथ, इसी तरह से पैर से इनकी फुट से मापना है, एक पैर दो पैर। तो आपको देखना है कि कितने फुट आपकी जो क्लास की लंबाई और जो चौड़ाई है। ठीक है, और जहाँ पे अगर कम पड़ जाती है तो वहाँ पे आपको धागे का प्रयोग करना है। ठीक, इसी एक्टिविटी के अंदर वही बता रखा है। तो वर्क इन ग्रुप, समूह में कार्य करना। एंड ईच ऑफ यू डू दिस एक्टिविटी वन बाई वन, और सभी को एक एक करके यह क्रियाकलाप करना है। यूजिंग योर फुट एज ए, यानी कि आपको आपके पैर का प्रयोग करना। यूनिट ऑफ लेंथ, की इकाई की लंबाई के लिए पैर का प्रयोग करना है, यानी कि आपको पैर की लंबाई की इकाई बताना है। मेजर द लेंथ, लंबाई मापना है। एंड ब्रीथ ऑफ द क्लासरूम, और कक्षा की चौड़ाई भी। इट इज पॉसिबल दैट while measuring these you may find some part remain to be measured as it is smaller than your foot, यानी कि यह संभव होगा जब आप इसे नापोगे तो आपको पाओगे कि कुछ आपका जो पैर का हिस्सा बच जाता है। ठीक है, यानी कि छोटा पड़ जाता है मापने में। तो यूज ए स्ट्रिंग टू मेजर द लेंथ ऑफ ए पार्ट ऑफ योर फुट एज यू डिड बिफोर, इसके लिए फिर आपको धागे का प्रयोग करना है जैसे कि आपने पहले प्रयोग किया था जो बेंच वाले में। तो रिकॉल योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 10.1, और इस तरह से आपका जो ऑब्जर्वेशन आएगा उसको आपको जो टेबल दे रखी है 10.1 इसके अंदर लिखना है। ठीक है, तो नेम ऑफ द स्टूडेंट या विद्यार्थी का नाम लिखना है। लेंथ ऑफ द क्लासरूम, जो कक्षा की जो लंबाई कितनी आई, इस विद्यार्थी ने नापी तो कितनी आई, और इसने कितनी आई, तो सबकी क्या आएगी, डिफरेंट आएगी। तो विड्थ ऑफ द क्लासरूम, और क्लासरूम की फिर चौड़ाई। ठीक है, तो वो यहाँ पे आपको मेंशन करनी है। नेक्स्ट आती है एक्टिविटी 2। एक्टिविटी 2 के अंदर जिस तरह से आपने 1 में पैर से नापा था, इसी तरह आपको हाथ से नापना है कि एक हाथ, फिर दो हाथ, तीन हाथ। तो यहाँ पर भी अगर आपका हाथ कम पड़ जाता है तो फिर इसके अंदर भी आपको धागे का यूज करना है। वर्क इन ए ग्रुप एंड ईच ऑफ यू यूज योर हैंडस्पम एज ए यूनिट ऑफ मेजर द विड्थ ऑफ ए टेबल और ए डेस्क इन द क्लासरूम। आपको एक समूह में काम करना है और आपको जो हैंडस्पम यानी कि हाथ का यूज करना है इकाई के रूप में। ठीक है, विड्थ यानी कि चौड़ाई नापनी है एक टेबल और या डेस्क की कक्षा के अंदर। तो हेयर टू, यहाँ भी यू मे फाइंड दैट you need string length equal to your handspum and then fraction of this string length to make the measurement। तो यहाँ पर भी आपको हाथ को यानी कि कम पड़ जाता है तो पूरी लेंथ लंबाई बराबर करने के लिए आपको धागे की लंबाई लेनी पड़ेगी। ठीक है, माप के लिए। तो रिकॉल और ऑब्जर्वेशन इन टेबल 10.2, और आपको ये सारी ऑब्जर्वेशन जो टेबल 10.2 दे रखी है इसके अंदर लिखनी है। वी सी दैट, हमने देखा मेजरमेंट मीन्स द कंपेरिजन ऑफ एन अननोन क्वांटिटी। मेजरमेंट मीन्स माप और कंपैरिजन यानी कि तुलना। ठीक है, अननो मीन्स जो जाना नहीं जाता, अनजाना। ठीक, विद सम नो क्वांटिटी, हमने जाना है कि जो माप है वो एक जो हमें जिसकी जो उसकी तुलना की गई है। क्वांटिटी मीन्स होता है मात्रा, तो कंपैरिजन, तो हमने यहाँ पे देखा कि जो माप है
उसका जो तुलना अज्ञात मात्रा से और ज्ञात मात्रा तक करना है। दिस नॉन फिक्स क्वांटिटी इज कॉल्ड ए यूनिट। और जो फिक्स मात्रा है ये इकाई कहलाती है। फिक्स मीन्स होता है स्थिर, यानी कि स्थिर मात्रा से, ठीक है। तो जो स्थिर मात्रा होती है वो इकाई कहलाती है। द रिजल्ट ऑफ ए मेजरमेंट इज एक्सप्रेस इज टू पार्ट। जो रिजल्ट यानी कि परिणाम आता है माप का वो दो भागों को दर्शाता है। वन पार्ट इज ए नंबर, जिसमें एक भाग होता है वो नंबर होता है यानी कि संख्या, और द अदर पार्ट इज द यूनिट ऑफ द मेजरमेंट। तो जो दूसरा होता है वो माप की इकाई होती है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, इफ इन एक्टिविटी 1, यदि एक्टिविटी 1 में द लेंथ ऑफ द रूम इज फाउंड टू बी 12 लेंथ ऑफ योर फुट। अगर आपके पाँव से जो आपने लंबाई नापी वो अगर 12 पैर आती है तो देन 12 इज द नंबर। तो इसके अंदर जो 12 है वो नंबर है। एंड द फुट लेंथ इज द यूनिट ऑफ सिलेक्टेड फॉर द मेजरमेंट। और जो फुट लेंथ है वो आपने जो माप की इकाई है, ठीक है, क्योंकि आपने फुट को इकाई बनाया था तो इसके अंदर फुट ही माप की इकाई होगी। नाउ अब स्टडी ऑल द मेजरमेंट्स रिकॉर्ड इन टेबल 10.1 एंड 10.2। आपको जो मेजरमेंट यानी कि माप का जो रिकॉर्ड है उसका अध्याय करना है और जो उसमें लिखना है अध्ययन जो आपने किया उसका 10.1 और 10.2 टेबल के अंदर। आर ऑल द मेजरमेंट फॉर द रूम यूजिंग एवरी बॉडी फुट इक्वल। क्या कमरों में जो माप थी वो सभी की जो पैर की बराबर आई। आर एवरी बॉडीज मेजरमेंट, इनकी सभी ने जो मापा बाई हैंड्सपम हाथ से, ऑफ द विथ ऑफ द टेबल इक्वल, मेज को, तो उसकी चौड़ाई भी बराबर है। परहैप्स द रिजल्ट कुड बी डिफरेंट एज द लेंथ ऑफ योर हैंड्सपम एंड दैट ऑफ योर फ्रेंड मे नॉट बी द सेम। शायद सभी का जो हाथ है वो अलग अलग आया होगा क्योंकि सभी दोस्तों का सेम हाथ नहीं होता यानी कि एक जैसा। सिमिलरली द लेंथ ऑफ द फुट में बी स्लाइटली, उसी तरह से जो लंबाई है पैर की वो भी अलग आई होगी। डिफरेंट ऑल फॉर ऑल द स्टूडेंट, सभी विद्यार्थियों की। देयरफॉर, जबकि व्हेन यू टेल योर मेजरमेंट यूजिंग योर हैंड्सपम और लेंथ ऑफ फुट एज a unit to others, they will not be able to understand how big the actual length is unless they know the length of your handspan or foot। जब आपको यानी कि पैर और हाथ से मापने को कहा गया, पैर और हाथ को आपको यूनिट बनाकर मापने को कहा, तो यह एक जो समझने के सही योग्य नहीं है लंबाई को, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि सभी का जो पैर और हाथ है वो अलग अलग है और जो मापने योग्य नहीं है। We see therefore that some standard units of measurement are needed, कि हमने देखा है कि यहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड इकाई की जरूरत है माप के लिए। That do not change from person to person, जो में यानी कि जो परिवर्तन नहीं होती एक दूसरे में, यानी कि पर्सन टू पर्सन, व्यक्ति से व्यक्ति की जो बदलाव नहीं लाता। जिस तरह से जो हाथ और पैर में सब में डिफरेंस आ रहा है इस तरह कुछ मेजरमेंट होना चाहिए जो सबका सेम आना चाहिए। नेक्स्ट आता है स्टैंडर्ड्स यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, यानी कि माप की मानक इकाई। स्टैंडर्ड्स मीन्स होता है मानक और यूनिट इकाई और मेजरमेंट माप। इन एंशियंट टाइम यानी कि प्राचीन काल में द लेंथ ऑफ ए फुट, जो लंबाई पैर की, और द विथ ऑफ ए फिंगर, उंगली की चौड़ाई, एंड द डिस्टेंस और दूरी ऑफ ए स्टेप वर कॉमनली यूज ए डिफरेंट यूनिट ऑफ मेजरमेंट, जिनको साधारणतः कदम को यानी कि नापने के लिए माप की ये यूनिट बनाई जाती थी। द पीपल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन मस्ट हैव यूज वेरी गुड मेजरमेंट ऑफ द लेंथ। जो सिंधु घाटी, इंडस मीन्स सिंधु और वैली मीन्स घाटी, तो सिंधु घाटी जो सभ्यता के लोग थे उन्होंने बहुत ही अच्छा जो लंबाई को मापने का पैमाना लिया है। बिकॉज, क्योंकि वी सी एविडेंस इन एक्सकेवेशन ऑफ परफेक्टली ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन, कि हमने उसके जो प्राचीनतः जो खुदाई में चिन्ह देखे हैं जो एक ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन में मिले हैं, यानी कि जैत्यमिक्स, ज्योमेट्रिकल मीन्स होता है जैत्यमिक्स, ठीक है। एक क्यूबिड एज द लेंथ फ्रॉम द एल्बो टू द फिंगर टिप was used in ancient Egypt and was also accepted as a unit of length in other part of the world। यानी कि फ्रांसीस के अंदर जो एक फिंगर की यानी कि फिंगर जो उंगली की
लंबाई का प्रयोग किया जाता था उंगली से और हाथ से कोहनी तक, ठीक है, यानी कोहनी और जो बाजू का कोहनी से लेके और हाथ तक उंगली तक इस तरह से हम नापते थे, जो प्रचलित था दुनिया के अलग अलग भागों में, ठीक है, लंबाई को नापने में, कोने से हाथ तक, यानी कि एक हाथ दो हाथ इस तरह से। तो पीपल ऑल्सो यूज द फुट एज ए यूनिट ऑफ लेंथ इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। जो लोग थे वो पैर का भी इकाई के रूप में प्रयोग करते थे लंबाई नापने में दुनिया में अलग अलग भागों में। द लेंथ ऑफ द फुट यूज वेराइज स्लाइटली फ्रॉम रीजन टू रीजन। जो लंबाई थी पैर की जो प्रयोग करते थे वो हर क्षेत्र में अलग अलग थी। पीपल मेजर्ड ए यार्ड ऑफ क्लॉथ बाई द डिस्टेंस बिटवीन द एंड ऑफ द आउटस्ट्रेच्ड आर्म एंड देयर चिन। जो लोग थे वो कपड़े के जो थान को उससे यार्ड में नापते थे, यानी कि एक एंड से एक छोर से दूसरे छोर तक। ये अपनी बाजू के हाथ आर्म बाजू से लेकर और आगे हाथ तक, और जो ठोडी से पकड़ के बाजू को, यानी कि एक हाथ जो एक ब्लान जो इस तरह से नापते थे वो। द रोमन मेजर्ड विद देयर पीस ऑफ स्टेप्स, यानी कि जो इसमें ये रोमन माप कहते थे इसको। इन एंशियंट इंडिया, यानी कि प्राचीन भारत में, स्मॉल लेंथ मेजरमेंट यूज वर एन एंगुल यानी कि फिंगर की जो छोटी जो लंबाई थी वो उंगली से नापते थे। छोटी लंबाई नापने के लिए उंगली का प्रयोग करते थे, और एक मुट्ठी यानी कि फिस्ट और एक मुट्ठी का। इवन टुडे आज भी वी कैन सी फ्लावर सेलर यूजिंग देयर फोर आर्म एज ए यूनिट ऑफ लेंथ ऑफ ए गार्डलैंड इन मैनी टाउन्स ऑफ इंडिया। आज भी हम देखते हैं जो फूल बेचने वाले होते हैं वो अब भी इस इकाई का प्रयोग करते हैं लंबाई नापने में, बगीचे के अंदर जो फूलों की लंबाई नापने में। मैनी सच बॉडी पार्ट्स कंटिन्यू टू बी ए यूज इज ए यूनिट ऑफ लेंथ। बहुत कुछ जो लोग होते हैं वो बॉडी के पार्ट भी इसी तरह इकाई से इसकी लंबाई नापते हैं, व्हेन कॉन्वीनिएंट। हाउएवर, जबकि एवरी वंस बॉडी पार्ट कुड बी स्लाइटली डिफरेंट साइज, कि सभी लोगों का जो शरीर का भाग है वो अलग अलग है, यानी कि अलग अलग आकार है, सबका अलग अलग साइज है। दिस मस्ट हैव काज कन्फ्यूजन इज मेजरमेंट, यानी कि जो माप में गड़बड़ी करता है। इन 1790 में द फ्रेंच क्रिएट ए स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट कॉल्ड द मैट्रिक सिस्टम। जो फ्रेंच थे उन्होंने एक मानक इकाई बनाई माप की जिन्हें मैट्रिक सिस्टम कहा गया। फॉर द सेक ऑफ यूनिफॉर्मिटी scientists all over the world have accepted a set of standard unit of measurement, यानी कि सभी ने आपसी सहमति दी, साइंटिस्टों ने सभी ने संसार में, इसमें पूरी दुनिया में उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, यानी कि मान लिया, इसे ही स्टैंडर्ड यूनिट माना, इस स्टैंडर्ड यूनिट को ही एक्सेप्ट कर लिया। द सिस्टम ऑफ यूनिट नाउ यूज इज नोन एज द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, यानी कि इस सिस्टम ऑफ यूनिट को, इकाई को जो प्रयोग किया वो अंतरराष्ट्रीय जो सिस्टम इकाई के रूप में माना गया है इसे। द एसआई यूनिट ऑफ लेंथ इज ए मीटर, जो मानक इकाई है लंबाई की वो मीटर है। ए मीटर स्केल इज शो इन फिगर 10.6, ऑल्सो शो इन द 15 सेंटीमीटर स्केल इन योर ज्योमेट्री बॉक्स। जो मीटर स्केल है वो आपके चित्र 10.6 में दिखा रखा है, और इसके अलावा जो 15 सेंटीमीटर का स्केल है वो आपके ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर भी होगा जो आपके पास बैग में है, ठीक है। ये देखो ये स्केल दिखा रखा है, तो इस टाइप के स्केल की बात करें जो आप यूज भी करते हो स्कूल में, ठीक है, यानी कि जो लाइनिंग वगैरह करने में, तो ये सभी के पास इनकी 15 सेंटीमीटर होता है इसके अंदर, तो इस स्केल की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ईच मीटर इज डिवाइडेड इंटू 100 इक्वल डिवीजन, यानी कि हर जो मीटर है, मीटर को स्मॉल m से दर्शाया गया है, 100 बराबर भागों में बांटा गया, कॉल्ड सेंटीमीटर, वो सेंटीमीटर कहलाता है। ईच सेंटीमीटर हैज 10 इक्वल डिवीजन कॉल्ड मिलीमीटर्स, यानी कि mm 10, कि हर सेंटीमीटर को बराबर 10 भागों में बांटा गया है जिसे मिलीमीटर का है। तो 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, यानी कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर, ठीक है। फॉर मेजरिंग लार्ज डिस्टेंस, यानी कि बड़ी दूरी मापने के लिए, मीटर इज नॉट ए कॉन्वीनियंस यूनिट, मीटर एक सही इकाई नहीं है।
वी डिफाइंड ए लार्ज यूनिट ऑफ लेंथ, कि हमें बड़ी लंबाई को नापने के लिए इट इज़ कॉल्ड किलोमीटर, जो बड़ी लंबाई को नापता है वो किलोमीटर कहलाता है। ठीक है, तो 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, यानी कि 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर होता है। तो नाउ अब वी कैन रिपीट ऑल आवर मेजरमेंट एक्टिविटी यूजिंग ए स्टैंडर्ड स्केल, यानी कि जो भी हमने एक्टिविटी की है माप की, उन सभी को हम अब दोहराते हैं स्टैंडर्ड स्केल से, यानी कि जो हाथ और पैर से मापा उसे स्टैंडर्ड स्केल से दोहराएंगे करेंगे। एंड मेजर इन एसआई यूनिट, और उसे मापेंगे एसआई इकाई में। बिफोर, पहले, वी डू दैट, कि हमने किया था ये, वी डू नीड टू नो द करेक्ट वे ऑफ मेजरिंग लेंथ एंड डिस्टेंस, हमें ये जानना जरूरी है कि माप और दूरी को सही कैसे मापते हैं। तो हमारा आता है नेक्स्ट, करेक्ट मेजरमेंट ऑफ लेंथ, यानी कि लंबाई की सही माप। इन आवर डेली लाइफ, हम अपनी पूरी जो दिनचर्या होती है जीवन में, वी यूज वेरियस टाइप ऑफ मेजरिंग डिवाइस, बहुत यानी कि अलग प्रकार की जो डिवाइस को मापते हैं। ठीक है, डिवाइस मीन्स यानी कि साधन या वस्तुएं। वी यूज ए मीटर स्केल, हम मीटर स्केल का प्रयोग करते हैं। फॉर मेजरिंग लेंथ, लंबाई माप के लिए। ए टेलर यूजेज ए टेप, जो टेलर होता है वो टेप का प्रयोग करता है। वेयर एज ए क्लॉथ मर्चेंट यूज ए मीटर रोड, और जो कपड़े का व्यापारी होता है वो मीटर रोड का प्रयोग करता है, यानी कि मीटर छड़ी होती है। फॉर मेजरिंग द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी वस्तु की लंबाई माप के लिए, यू मस्ट चूज एन ए सुटेबल डिवाइस, आप एक सुविधाजनक जो डिवाइस लोगे। ठीक है, इनकी साधन, उसको नापने के लिए जो औजार लोगे। यू कैन नॉट मेजर द गिर्थ ऑफ ए ट्री और द साइज ऑफ यूर चेस्ट यूजिंग ए मीटर स्केल, आप पेड़ की जो चौड़ाई और आप चेस्ट की जो आपकी छाती की जो साइज है वो आप मीटर स्केल से नहीं नाप सकते। फॉर इंस्टेंस, मेजरिंग टेप इज मोर सुटेबल फॉर दिस, यानी कि इसके लिए सौभाग्य, यानी कि इसके लिए जो मेजरिंग जो स्केल है, सॉरी मेजरिंग टेप यानी कि जो फीता है वो सुविधाजनक होगा। फॉर स्मॉल मेजरमेंट, यानी कि छोटे माप के लिए, सच एज द लेंथ ऑफ योर पेंसिल, यानी कि जैसे आपकी पेंसिल की लंबाई, यू कैन यूज ए 15 सेंटीमीटर स्केल फ्रॉम योर ज्योमेट्री बॉक्स, यानी कि जो 15 सेंटीमीटर का जो पैमाना होता है जो आपकी ज्योमेट्री बॉक्स में है उसका प्रयोग कर सकते हो। इन टेकिंग मेजरमेंट ऑफ ए लेंथ वी नीड टू टेक केयर ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि लंबाई की माप करते हुए हमें इन सभी बातों को ध्यान रखना चाहिए। फर्स्ट, प्लेस द स्केल इन द कॉन्टैक्ट विद द ऑब्जेक्ट अलोंग इट्स लेंथ एज शो इन 10.7 जो फिगर है, यानी कि आपको जो स्केल होता है बिल्कुल ऑब्जेक्ट के जो वस्तु है उसके कॉन्टैक्ट में रखना है, टच में रखना है। ठीक है, उसकी लंबाई जहाँ से शुरू होती है, जैसा कि डायग्राम आपका जो इसके अंदर ए में दिखा रखा है कि बिल्कुल यहाँ से टच में, इस तरह से यहाँ से स्टार्ट करना है। सेकंड, इन सम स्केल, यानी कि कुछ जो पैमाने होते हैं, द एंड मे बी ब्रोकन, टूटे होते हैं जो उसके छोर होते हैं, तो यू मे नॉट बी एबल टू सी द जीरो मार्क क्लियरली, तो वहाँ पर आपको जीरो जो नंबर होता है वो अच्छे से दिखाई नहीं देता। इन सच केसेस, इन सब केस में यू शुड अवॉइड, कि आपको नज़रअंदाज करना चाहिए। टेकिंग मेजरमेंट फ्रॉम द जीरो मार्क ऑफ द स्केल्स, यानी कि जहाँ पे जो जीरो मार्क स्केल नहीं, पैमाने में नहीं है, तो उस पैमाने से आपको नहीं नापना चाहिए। यू कैन यूज एनी अदर फुल मार्क ऑफ द स्केल, तो आपको उसमें ही जो दूसरा जो फुल मार्क होता है स्केल का वहाँ से शुरू करना चाहिए, यानी कि जहाँ पे जीरो मार्क पूरा दिखाई नहीं दे रहा तो वहाँ से छोड़कर जो अगला दूसरा नंबर है वहाँ से शुरू कर देना चाहिए मापना। से 1.0 सेंटीमीटर, जैसे कि 1.0 सेंटीमीटर से आप यहाँ से कर सकते हो। देन यू मस्ट सब्सट्रैक्ट द रीडिंग ऑफ दिस मार्क फ्रॉम द रीडिंग ऑफ द अदर एंड, यानी कि फिर इससे आप जो रीडिंग लेते हो तो जो आपका एंड मार्क आता है उस मार्क में से, और ये वाला जो मार्क है ये आप इसमें से माइनस कर सकते हो, यानी कि सब्सट्रैक्ट घटा देना। ठीक है, घटा देते हो। तो फॉर एग्जांपल, जैसे उदाहरण के लिए जो आपको फिगर 10.8 यानी कि 8b दे रखा है, उसके अंदर जो रीडिंग है एट वन एंड की, जैसे क्या कि फिगर में ये दिखा रखा है। ठीक है, इसके अंदर तो ये क्या है, इनकरेक्ट है, यहाँ पे पूरा जीरो अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा, 0 पॉइंट कहाँ पर है, और ये वाला करेक्ट है, तो यहाँ पे आपका दिखाई नहीं दे रहा, तो यहाँ पे देखो कि इस वाले पॉइंट से ले लिया इसके अंदर 1 पॉइंट से, तो 1 पॉइंट से लेके यहाँ तक आपका कितना गया, जो 14.3 इस टाइप से कुछ गया, और यहाँ पे क्या गया आपका 13, तो ये इनकम्प्लीट। तो ये कह रहा है कि आपने जो 1 से लिया तो आप कहाँ से लेना था, यहाँ से लेना था, तो इसके लिए
आप इसमें से जो जितना आपने जहाँ से स्टार्ट किया वो पॉइंट जो आपका कितना आया 14.3 आया, तो इसमें से आप इसको घटा दो, तो घटा दोगे तो आपकी ये लेंथ निकल आएगी। तो द रीडिंग ऑफ एट वन एंड इज 1.0 सेंटीमीटर, जो आपकी रीडिंग है, ठीक है, वो 1.0 सेंटीमीटर आई है। एंड द एट द अदर एंड, और जो अंतिम जो दूसरा एंड है, अंतिम है जो पॉइंट, उसके अंदर आपकी 14.3 सेंटीमीटर है। तो देयरफॉर जबकि द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट इज, जो लंबाई होगी वस्तु की वो क्या हो जाएगी 14.3 माइनस 1.0, कि 14.3 में से 1.0 आप घटा दो तो आपकी आ जाएगी 13.3 सेंटीमीटर, 13.3 सेंटीमीटर। तो ये आपकी लेंथ निकल आएगी। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हो टूटे हुए स्केल से। थर्ड पॉइंट आता है करेक्ट पोजिशन ऑफ द आई इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर टेकिंग मेजरमेंट, यानी कि माप करते हुए आपको जो आपकी स्थिति है आंखों की वो सही रखनी चाहिए, यानी कि देखते रहना चाहिए सही। योर आई मस्ट बी एग्जैक्टली इन फ्रंट ऑफ द पॉइंट वेयर द मेजरमेंट इज टू बी टेकन एज शो इन फिगर 10.9, कि आपकी जो आंखें है वो बिल्कुल जो बिंदु के ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, जो आप माप रहे हो तो आपको देखना है कि माप आपकी किस तरह से आई है, जैसा कि जो आपका फिगर 10.9 में दिखा रखा है। तो इस फिगर के अंदर जो चित्र आपका दिखा रखा है, इसमें जो पोजीशन है यानी कि जो स्थिति है बी की वो सही पोजीशन है, जबकि ए और सी की गलत है। तो इज द करेक्ट पोजीशन ऑफ द आई, नोट दैट फ्रॉम पोजीशन बी द रीडिंग इज 7.5 सेंटीमीटर। तो इसके अंदर आप दे रखा है जो पोजीशन बी की जो रीडिंग है 7.5 सेंटीमीटर है। फ्रॉम पोजीशन ए एंड सी द रीडिंग मे बी डिफरेंट, जो पोजीशन ए और सी की है स्थिति वो क्या है, अलग है इससे। ठीक है, जैसा कि डायग्राम में आपका दिखा रखा है, इसके अंदर यहाँ पे देखो ये स्केल के अंदर इसमें 7.5 आई है। ठीक है, तो ये ए की आई है, बी की आई है, तो बी की एकदम करेक्ट पोजीशन है, बल्कि ए और सी यानी कि जो देख रहे हैं इस तरह से इन दोनों की डिफरेंट आई है, तो इनकी क्या है, इनकरेक्ट है। ठीक, नेक्स्ट आता है हमारी एक्टिविटी 3। तो एक्टिविटी 3 के अंदर आपको क्लासमेट की जो हाथ से और जो मीटर स्केल से आपको हाइट नापनी है। ठीक है, तो आपको देखना है कि जो मीटर स्केल से तो सबकी सेम आई है या डिफरेंट आई है, या हाथ से सबकी सेम या डिफरेंट आई है, ये आपको पता करना है। और फिर वो आपको जो मेजरमेंट आपकी जो हाइट आई है वो आपको जो इसके अंदर जो टेबल दे रखी है इसके अंदर लिखना है। ठीक है, तो यूजिंग द हाइट ऑफ योर क्लासमेट यूजिंग हैंडस्पैम एंड देन बाय यूजिंग ए मीटर स्केल, तो आपको आपके हाथ और मीटर स्केल से यानी कि जो मीटर पैमाना है उससे हाइट नापनी है, ऊंचाई नापनी है क्लासमेट सहपाठी की। फॉर दिस, इसके लिए आस्क योर क्लासमेट टू स्टैंड विद द बैक अगेंस्ट ए वॉल, इसके लिए आपको सहपाठी को कहना है कि दीवार के टच में कमर लगा के सीधा खड़ा हो जाए। मेक ए मार्क ऑन द वॉल एग्जैक्टली अबोव हिज हैंड, और आपको उसके सिर पर बिल्कुल ऊपर निशान लगा देना है दीवार पे। नाउ अब मेजर द डिस्टेंस फ्रॉम द फ्लोर टू दिस मार्क ऑन द वॉल विद योर हैंडस्पम एंड देन विद ए मीटर स्केल। अब आपको नीचे फर्श से टच करके मीटर स्केल से ऊपर तक जहाँ तक निशान लगाया है वहाँ पर एक बार मीटर स्केल से नापना है और फिर एक बार आपको हाथ से नापना है। लेट ऑल अदर स्टूडेंट मेजर दिस लेंथ इन ए सिमिलर वे, और इसी तरह से जो दूसरे विद्यार्थी होते हैं वो भी लंबाई नाप सकते हैं। रिकॉर्ड ऑल ऑब्जर्वेशन इन टेबल 10.3, और इन सभी का जो ऑब्जर्वेशन जो आया आपका वो 10.3 के अंदर आपको लिखना है। ठीक है, ये वाली जो टेबल दे रखी इसके अंदर यहाँ पे स्टूडेंट जो मेजर की आपने हाइट किस किस की हाइट है, ठीक है, हाथ से कितनी आई और इन सब की जो हाइट है पैमाने से जो कितनी आई सेंटीमीटर में। ठीक, तो स्टडी केयरफुली रिजल्ट ऑब्टेन्ड बाय डिफरेंट स्टूडेंट, तो आपने अध्ययन किया होगा सावधानी पूर्वक कि सभी का जो विद्यार्थियों का अलग अलग आया है। द रिजल्ट in column 2 may be different from each other as the length of the handspan may be different from different student। जो कॉलम 2 है उसके अंदर जो हाइट है हैंडस्पम की ये सभी विद्यार्थियों की अलग अलग आई, क्योंकि सभी विद्यार्थियों के हाथ का जो साइज है वो भी अलग अलग है। लुक एट द रिजल्ट इन कॉलम 3, और जो आप रिजल्ट देखते हो कॉलम 3 के अंदर जो सेंटीमीटर में दिया है जिसके अंदर आपने पैमाने का यूज किया है, वेयर द मेजरमेंट आर डन यूजिंग ए स्टैंडर्ड स्केल, जहाँ पे आपने स्टैंडर्ड स्केल का प्रयोग किया है। द रिजल्ट मे बी क्लोज टू ईच अदर नाउ, यहाँ पर सबका जो रिजल्ट है यानी जो परिणाम है वो लगभग सही आया होगा, बट यानी कि मिलता जुलता आया होगा, बट लेकिन आर दे एग्जैक्टली इक्वल, लेकिन सभी का क्या इक्वल है, बराबर? इफ नॉट, यदि नहीं तो वाई डू यू थिंक देयर इज ए डिफरेंस, आप सोचो इसके अंदर क्या अंतर है, क्यों नहीं आया। आफ्टर ऑल एवरीबॉडी इज यूजिंग द सेम स्केल एंड नॉट डिफरेंट हैंडस्पैन, जबकि सभी ने जो पैमाने का प्रयोग किया है ना कि हाथ का प्रयोग किया है। दिस कुड बी ड्यू टू स्मॉल एरर इज टेकिंग ऑब्जर्वेशन,
इसके अंदर कुछ गलती हो सकती है, ठीक है, यानी कि कुछ जो गलती आ सकती है उसमें। इन हायर क्लासेस वी विल लर्न अबाउट द इम्पोर्टेंट ऑफ नोइंग एंड हैंडलिंग सच एरर इन मेजरमेंट। जो बड़ी क्लास होगी उसके अंदर हम इसकी जानेंगे जो हैंडलिंग के अंदर जो क्या गलती आई है उसमें माप की, ठीक है, इस माप के बारे में। नेक्स्ट आता है मेजरिंग द लेंथ ऑफ ए क्रूड लाइन। क्रूड लाइन मीन्स होता है वक्र रेखा, वक्र रेखा यानी कि घुमावदार, जैसे घुमावदार जो रेखा आ गई तो उसकी जो माप, वक्र रेखा की लंबाई की माप। तो वी कैन नॉट मेजर द लेंथ ऑफ ए क्रूड लाइन डायरेक्टली बाय यूजिंग ए मीटर स्केल। तो हम सीधे ही मीटर स्केल से यानी पैमाने से जो क्रूड लाइन की जो लंबाई नहीं नाप सकते, ठीक है, यानी घुमावदार की लंबाई नहीं नाप सकते। वी कैन यूज ए थ्रेड टू मेजर द लेंथ ऑफ ए क्रू लाइन। हमें धागे का प्रयोग करना पड़ता है जो वक्र रेखा को नापने के लिए। तो यहाँ पे आपकी एक एक्टिविटी दे रखी है, एक्टिविटी 4 यानी कि क्रियाकलाप 4। तो उसके अंदर बता रखा है किस तरह से आपको धागे का प्रयोग करना है, ठीक है, नापने के लिए। तो यहाँ पे दिखा रखा है, जैसे मान लो ये एक क्रू लाइन है इस तरह से, तो आपको धागे का यहाँ से पकड़कर और यहाँ से हाथ से ऐसे पकड़ते हुए लेके आना है यहाँ तक। तो यहाँ आपका गांठ बांध देनी है और फिर यहाँ पे लाके यहाँ पे धागे को ऐसे ऐसे पकड़ के हाथ से और नेप कर, जिस तरह से आप किसी मुड़ी हुई चीज को सीधा करते हो ना पकड़ के एकदम से इस तरह से, तो यहाँ पे पकड़ के लाना है और इस एंड तक, और फिर जहाँ तक आपका यहाँ पे एंड बांध देना धागे का, और फिर धागे को लेकर आपको मीटर स्केल से नापना है, ठीक है, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच को। और फिर आपको देखना है कि धागे की जो लंबाई है वो मीटर स्केल से कितनी आई। जितनी मीटर स्केल से धागे की लंबाई आई होगी उतनी ही लंबाई इस पॉइंट की होगी, ठीक है, यानी कि जो आपकी लाइन है क्रू लाइन है इसकी आएगी। इस तरह से हम धागे से इसकी लंबाई नापते हैं। यूज ए थ्रेड टू मेजर द लेंथ ऑफ द क्रू लाइन ए बी। तो आपको क्रू लाइन जो दे रखी है, घुमावदार लाइन ए और बी दे रखी है, उसके अंदर माप के लिए धागे का प्रयोग करना है। पुट ए नोट ऑन द थ्रेड नियर वन ऑफ इट्स एंड, यानी कि एक छोर पर आपको धागे की गांठ बांध देनी। नोट मीन्स होता है गांठ। प्लेस दिस नोट ऑन द पॉइंट ए, और फिर आपको इसको पॉइंट ए पर रखना है। नाउ अब प्लेस ए स्मॉल पोर्शन ऑफ द थ्रेड अलोंग द लाइन। अब जो धागे का जो छोटा जो पोर्शन है यानी कि हिस्सा है वो आपको लाइन तक ले जाना है। कीपिंग इट टॉट यूजिंग यूर फिंगर एंड थंब। इस तरह से आपको अपनी उंगली और अंगूठे का सहारा लेते हुए यानी टाइट पकड़ते हुए खींचते हुए इसको लेके जाना है। होल्ड द थ्रेड एट दिस एंड पॉइंट विद वन हैंड, यानी कि एक पॉइंट को आपको हैंड जो छोर को इस तरह से पकड़ के रखना है जब तक दूसरे हैंड तक जाते हो। यूजिंग द अदर हैंड, दूसरे हाथ का प्रयोग करना है। स्केचिंग ए लिटिल मोर पोर्शन ऑफ द थ्रेड अलोंग ए क्रू लाइन, कि जो छोटा जो ज़्यादा बचा हुआ जो छोटे से जो ज़्यादा बड़ा बचा हुआ भाग है उसको खींचने के लिए, ठीक है, यानी कि उस इस हाथ से खींचते हुए इधर ले जाना और इस हाथ से ऐसे पकड़ के रखना है। फिर इस हाथ को थोड़ा आगे बढ़ाते हो तो इसको फिर थोड़ा आगे पकड़ लेना है, ठीक है, इस तरह से खींच के आपको इस लाइन तक यहाँ तक जाना है। गो ऑन रिपीटिंग दिस प्रोसेस टिल द अदर एंड बी ऑफ द क्रूड लाइन इज रीड, यानी कि इस तरह से प्रोसेस को आपको दोहराते रहना है जब तक आप जो घुमावदार जो लाइन है बी तक छोर तक नहीं पहुंच जाते। मेक ए मार्क ऑन द थ्रेड वेयर इट टच द एंड बी, और फिर जहाँ पर आपको बी पॉइंट तक जो बी अंत है वहाँ पर आपको पॉइंट यानी कि निशान लगा देना है जहाँ तक आप धागा यानी कि पहुँच जाता है बी पॉइंट तक। नाउ स्टैच द थ्रेड अलोंग ए मीटर स्केल, और अब एक मीटर स्केल से धागे को खींचिए, यानी कि मीटर स्केल के ऊपर धागे को रखकर खींचना। मेजर द लेंथ बिटवीन द नोट इन द बिगिनिंग एंड द फाइनल मार्क ऑन द थ्रेड, और अब जहाँ तक गांठ बंधी हुई है गांठ दोनों गांठ के बीच के अंदर की जो माप को यानी कि लंबाई के मापना है आपको मीटर स्केल से, और फिर वहाँ पर आपको धागे पे फाइनल निशान लगा देना है, ठीक है, यानी कि सही परिणाम का यहाँ पर निशान लगा देना है कि यहाँ तक इसकी लंबाई आई। दिस गिव्स द लेंथ ऑफ द क्रू लाइन ए बी, और फिर ये ए बी जो लाइन है उसकी लंबाई हो जाएगी। वी सी दैट वी नीड ए लॉट ऑफ केयर टू इंश्योर दैट वी आर मेजरिंग डिस्टेंस एंड लेंथ करेक्टली। हमने देखा है कि हमें लंबाई और दूरी नापने के लिए यानी कि सावधानी पूर्वक जानने की जरूरत है, यानी कि सावधानी से हमें नापना है। एंड और वी नीड सम स्टैंडर्ड यूनिट एंड डिवाइस with which we measure these distance and can convey our result to other, और हमें आवश्यकता है कुछ मानक इकाई की और कुछ जो डिवाइस जो हम प्रयोग करते हैं माप के लिए दूरी और लेंथ में, ठीक है, जिससे परिणाम निकलता है।
नेक्स्ट आता है मूविंग थिंग अराउंड अस, यानी कि हमारे चारों ओर वस्तुओं का घूमना। एक्टिविटी 5 दे रखी है, इसके अंदर कुछ जो ऑब्जेक्ट बता रखे हैं, कुछ वस्तुएं बता रखी है, जिसमें दिखा रखे हैं कौन सी वस्तुएं घूमती है अपने आप और कौन सी को हम घुमाते हैं, और कौन सी जो घूमती रहती है, और कौन सी वस्तुएं जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है और जो एक जगह पर ही घूमती रहती है। ठीक है, तो थिंक ऑफ सम ऑब्जेक्ट यू हैव सीन रिसेंटली। अभी कुछ वस्तुओं के बारे में सोचिए जो आपने देखी हो। लिस्ट दैम इन टेबल 10.4, यानी कि आपको लिस्ट दे रखी है टेबल 10.4 के अंदर। दिस में इंक्लूड ए स्कूल बैग, जिसके अंदर एक स्कूल बैग, एक मॉस्किटो, एक मच्छर, एक मेज, एक टेबल, पीपल सिटिंग ऑन चेयर, यानी कि लोग जिस पे बैठते हैं, कुर्सी, और पीपल मूविंग अबाउट, जो लोग यानी कि घूमते हैं, मूव करते हैं। द लिस्ट में ऑल्सो हैव ए बटरफ्लाई, ए डॉग, ए काउ, योर हैंड्स, ए स्मॉल बेबी, ए फिश इन वाटर, ए हाउस, a factory, a piece of stone, a horse, a ball, a bat, a moving train, a sewing machine, a wall clock of or the hands of a clock। यानी कि इस लिस्ट के अंदर जो ये सूची है, इस लिस्ट में सूची के अंदर एक तितली, एक कुत्ता, एक गाय, और आपके हाथ, और छोटा बच्चा, और पानी में जो मछली है, घर, फैक्ट्री, पत्थर के टुकड़े, घोड़े, गेंद, चमगादड़, चलती हुई ट्रेन, सिलाई मशीन, दीवार घड़ी, और घड़ी के जो सुई। ठीक है, हैंड्स जो है वो घड़ी की सुई दिखा रखा है यहाँ पे। तो ये लिस्ट के अंदर सभी हो सकती है, और लिस्ट के अंदर जो है मेक योर लिस्ट एज लार्ज एज यू कैन, और आपकी लिस्ट इससे भी बड़ी हो सकती है। विच ऑफ दीज आर मूविंग, इनमें से कौन से जो गति करते हैं, ठीक है, इनकी घूमते हैं। विच आर एट रेस्ट, और कौन विराम में है। यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट ये दिखा रखे हैं आपकी इस तरह से, तो ऑब्जेक्ट एज रेस्ट, तो ये सारे रेस्ट के अंदर है। हाउस, टेबल, क्लॉक, यानी कि घड़ी, मेज और घर, ये सभी रेस्ट के अंदर है। ठीक है, ये नहीं घूमते, ये रेस्ट में, विराम में रहते हैं। ऑब्जेक्ट इन मोशन, जो गति करते हैं, फ्लाई बर्ड, यानी कि पक्षी उड़ता है। सेकेंड हैंड ऑफ द क्लॉक, यानी कि घड़ी की जो दूसरी सुई है, ठीक है, यानी कि घूमती रहती है इस तरह। तो ये क्या है, मोशन में है, गति में। तो हाउ डिड यू डिसाइड वेदर एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन और रेस्ट, यानी कि आप किस तरह से डिसाइड करोगे कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है या गति में है, विराम में। यू माइट हैव नोटिस दैट द बर्ड इज नॉट एट द सेम प्लेस आफ्टर सम टाइम। आप देखोगे कि नोटिस करोगे कि जो पक्षी होता है वो एक समय में एक जगह पर नहीं रहता, यानी कि कुछ समय बाद दूसरी जगह पर चला जाता है। वाइल द टेबल, जबकि मेज इज एट द सेम प्लेस, उसी जगह पर है। ऑन दिस बेसिस, इस आधार पर यू मे हैव डिसाइड वेदर एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट और इन मोशन, आप निर्णय लोगे कि कोई भी वस्तु विराम में है या गति में। लेट अस लुक एट द मोशन ऑफ एन आंट क्लोजली, चलो हम जानते हैं कि जो चींटी होती है वो किस तरह से गति करती है। एक्टिविटी 6 है, इसके अंदर आपकी एक्टिविटी दिखा रखी है यहाँ पे। तो इसमें बता रखा है कि जैसे उस जगह पर जाइए जहाँ पे आपको चींटियाँ मिलती है। ठीक है, जो चींटी देखिए या नहीं है तो एक पेपर लीजिए, पेपर के ऊपर आपको चीनी रखनी है और फिर उस पेपर को ग्राउंड में रख देना है। फिर कुछ समय बाद देखोगे कुछ चींटियाँ उस पेपर के ऊपर आ जाती है। तो आपको जहाँ पर चींटी चीनी खाती है तो उसके ऊपर आपको डॉट लगा देना है। ठीक है, फिर देखना है कि वो चींटी थोड़ी दूर पर चल के किस जगह पर जाती है, तो फिर नेक्स्ट जगह पर जाती है तो फिर वहाँ पर आपको डॉट लगा देना है। ठीक है, और जैसे ही डॉट लगाते हो फिर आपको उस पेपर को खाली करके और फिर जहाँ पे आपने डॉट लगाया उसकी जो लेंथ को आपको ऐसे नापना है। ठीक, यही इस एक्टिविटी के अंदर बता रखा है। तो सिलेक्ट ए प्लेस वेयर यू फाइंड आंट, उस स्थान को चुनिए जहाँ पर चींटियाँ मिलती है। स्प्रेड ए लार्ज शीट और वाइट पेपर ऑन द ग्राउंड एंड कीप ए लिटिल शुगर ऑन इट, यानी कि एक सफ़ेद पेपर की शीट लीजिए और उस पर चीनी फैलाइए और उसको एक खुले मैदान में रख दीजिए, जिस कुछ चीनी रखकर। Ants are likely to be attracted to the sugar and you will find many ants crawling on the sheet of paper soon. चींटियाँ वहाँ पर जल्दी आकर्षित होगी और आप देखोगे बहुत सारी चींटियाँ जो पेपर के ऊपर आ रही है। For any one ant, कोई भी एक चींटी, try the make a small mark with a pencil near its position, उसकी जो नज़दीक स्थिति पर उसके पास निशान लगाने की कोशिश कीजिए। When it has just crawling on to the sheet of paper, जैसे ही वो पेपर के ऊपर दूसरी जगह पर जाने लगती है तो उस जगह पर फिर निशान लगाइए। मार्किंग है ये। कीप मार्किंग इट्स पोजीशन आफ्टर ए फ्यू सेकेंड एज इट मूव अलोंग ऑन द शीट ऑफ पेपर, फिर उसके ऊपर मार्किंग करिए उसकी स्थिति पर, यानी कि कुछ सेकंड बाद वो कहाँ जा रही है। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, शेक द पेपर, पेपर को हिलाइए। फ्री ऑफ द शुगर एंड द आंट, जो चींटी और
शुगर से यानी कि जो चीनी है उससे पेपर को खाली करिए। कनेक्ट द डिफरेंट पॉइंट, और जो अलग अलग जो आपने पॉइंट लिए थे उनको मिलाइए। यू हैव मार्क्ड, जहाँ पर आपने निशान लगाए थे। विद एरो, यानी कि एरो के साथ आप उसको कनेक्ट करो। टू शो द डायरेक्शन, और दिशा दिखाइए। इन विच द अंट वॉज मूविंग, यानी कि किस दिशा में जो चींटी है वो जाती है, मूव करती है। ईच पॉइंट यू हैव मार्क शो वेयर द अंट मूव टू इट इंटरवल ऑफ ए फ्यू सेकेंड, यानी कि हर निशान के ऊपर आप देखोगे कि जो चींटी है वो घूम रही है। ये उसका क्या है, कुछ ही सेकंड की जो अवधि है। मोशन सीम टू बी सम काइंड ऑफ ए चेंज इन द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम इज नॉट इट। तो गति भी इसी तरह कुछ प्रकार का जो बदलाव है स्थिति में किसी वस्तु की, यानी कि जो समय के अनुसार बदलती है, क्या नहीं है। इन एक्टिविटी 5, जो एक्टिविटी 5 है, वेयर डिड यू प्लेस ऑब्जेक्ट लाइक ए क्लॉक, जहाँ पर कुछ जो ऑब्जेक्ट है वस्तु है जैसे घड़ी, ए स्विंग मशीन, ए सिलाई मशीन, एन इलेक्ट्रिक फैन, एक विद्युत पंखा। इन यूर ग्रुपिंग ऑफ ऑब्जेक्ट, जो आपके वस्तुओं के समूह में है। आर दीज ऑब्जेक्ट मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अदर, क्या ये ऑब्जेक्ट एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। नो, नहीं। डू यू नोटिस मोमेंट इज एनी ऑफ देयर पार्ट, यानी कि इसके जो भाग है वो मोमेंट नहीं करते, गति नहीं करते। द ब्लेड्स ऑफ द फैन और द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक, जो घड़ी के सुई और पंखे के जो पंखुड़ियाँ। हाउ आर दे मूविंग, ये कैसे घूमती है। इज देयर मोमेंट सिमिलर टू दैट ऑफ एन आंट और एन ट्रेन, क्या ये रेल और चींटी की तरह चलती है। Let us now look at some type of motion to help us understanding this difference। चलो हम जानते हैं इस प्रकार की गति को, यानी कि कुछ समझते हैं किस तरह से अलग है। तो टाइप ऑफ मोशन, यानी कि गति के प्रकार। यू मे हैव ऑब्जर्व द मोशन ऑफ ए व्हीकल ऑन ए स्ट्रेट रोड, मार्च पास्ट और शोल्डर इन ए प्रे और द फॉलिंग ऑफ ए स्टोन। आपने देखा होगा एक सीधे रोड पर साधन को गति करते हुए और मार्च परेड, यानी कि सिपाहियों का परेड करते हुए, और एक पत्थर का गिरना। वट काइंड ऑफ मोशन इज दिस, ये किस प्रकार की गति है। स्प्रिंटर्स इन ए 100 मीटर रेस ऑल्सो मूव अलोंग ए स्ट्रेट ट्रैक, एक धावक 100 मीटर की दौड़ एक सीधे स्ट्रेट ट्रैक पर दौड़ता है। कैन यू थिंक ऑफ मोर सच एग्जाम्पल फ्रॉम यूर सराउंडिंग, और इसके अलावा भी कुछ उदाहरण होंगे जो आपके चारों तरफ है। ठीक है, जैसे डायग्राम में दिखा रखा है, सीधे रोड पर बस चल रही है, सिपाही परेड कर रहे हैं। ठीक, तो इस तरह से बोल रहे हैं सीधे डायरेक्शन में चल रहे हैं ये सारे। तो इन ऑल दीज एग्जाम्पल, ये सभी उदाहरण, वी सी दैट द ऑब्जेक्ट मूव अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, हमने देखा कि ये सभी सीधी रेखा में चल रहे हैं। तो दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन। तो इस तरह की जो गति होती है वो सीधी रेखीय गति कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट आती है हमारी एक्टिविटी 7, यानी क्रियाकलाप 7। तो इसके अंदर बता रखा है, टेक ए स्टोन, एक पत्थर लीजिए, टाइट ए थ्रेड टू इट, और एक धागे से इसे टाइट बांधिए, एंड व्हील इट विद योर हैंड्स, और इसके अपने हाथ से इसे लटकाइए यानी घुमाइए। ऑब्जर्व द मोशन ऑफ द स्टोन, और पत्थर की गति को ऑब्जर्व करिए। ठीक है, यानी कि देखिए। वी सी दैट द स्टोन मूव अलोंग ए सर्कुलर पाथ, हमने देखा कि जो पत्थर है वो एक सर्कुलर पाथ में मोशन कर रहा है। ठीक है, गति कर रहा है कि घुमावदार। इन दिस मोशन, इस प्रकार की गति, द डिस्टेंस ऑफ द स्टोन फ्रॉम योर हैंड रिमेन द सेम, कि जो दूरी है वो आपके हाथ की बराबर है। दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन, इस प्रकार की गति क्या कहलाती है, परिपथ गति कहलाती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिखा रखे फैन की, ये भी सर्कुलर मोशन है, ये भी सर्कुलर मोशन, और यहाँ पर ये रेड चल रहा है, ये भी सर्कुलर मोशन के अंदर है। ठीक है, तो द मोशन ऑफ ए पॉइंट मार्क ऑन द ब्लेड ऑफ एन इलेक्ट्रिक फैन और द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक आर एग्जाम्पल ऑफ ए सर्कुलर मोशन। जो गति होती है, यानी कि जो ब्लेड, इलेक्ट्रिक विद्युत पंखे की जो ब्लेड होती है और घड़ी की सुई का घूमना, ये सभी क्या है, सर्कुलर जो गति है। द इलेक्ट्रिक फैन और द क्लॉक बाय देमसेल्फ आर नॉट मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जो विद्युतीय पंखा और जो घड़ी होती है वो अपने आप एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं जाती, बट लेकिन द ब्लेड ऑफ द फैन रोटेट एंड सो डू द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक, कि विद्युत पंखे की पंखुड़ियाँ घूमती है और उसी तरह से जो घड़ी की सुई भी। इफ यू मार्क द पॉइंट एनीवेयर ऑन द ब्लेड ऑफ ए फैन और द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक, द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द फैन और द क्लॉक विल रिमेन द सेम एज दे रोटेट। अगर हम पंखे की या घड़ी के किसी भी सेंटर पर निशान लगा देते हैं, यानी कि उस मध्य भाग में मार्क निशान कर देते हैं, और फिर वहाँ से हम पंखुड़ी और जो सुई है घड़ी की
घड़ी में घड़ी की सुई की माप लेते हैं किसी भी दिशा में, और पंखे की पंखुड़ी की माप लेते हैं किसी भी दिशा में, तो बराबर ही उसकी लंबाई आती है, ठीक है, नापने पर घूमने के बाद भी। इन सम केसेस, यानी कुछ केस में, एन ऑब्जेक्ट रिपीट द मोशन आफ्टर सम टाइम, जो वस्तु होती है वो दोहराती रहती है गति को कुछ समय बाद। दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन, और इस तरह की जो गति होती है वो आवधिक गति कहलाती है। टेक ए स्टोन टाइड विद ए स्ट्रिंग दैट यू यूज इन एक्टिविटी 7, जो आपने क्रियाकलाप 7 में क्रियाकलाप 7 किया था, उसी तरह से एक पत्थर लीजिए और उसे एक धागे से बांधिए। नाउ अब होल्ड द स्ट्रिंग इन योर हैंड एंड लेट द स्टोन हैंग फ्रॉम इट, अब उसको हाथ में पकड़िए और स्टोन को हिलाइए, लटकाइए। दिस इज ए पेंडुलम, ये क्या बन गया, एक पेंडुलम बन गया। पुल द स्टोन टू वन साइड विद द अदर हैंड्स एंड लेट इट गो, और इस तरह से जो एक हाथ अपना, आपका जो दूसरा हाथ है, उस दूसरे हाथ तक जो उसको धागे से जो पत्थर लटका उसको घुमा के उस हाथ तक लेके जाइए। नाउ द पेंडुलम इज इन मोशन, अब जो पेंडुलम है वो गति में है। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ पीरियोडिक मोशन, और यह उदाहरण है पीरियोडिक गति का, ठीक है। पीरियोडिक्स मीन्स होता है आवधिक गति, तो आवधिक गति का। तो ए ब्रांच ऑफ ए ट्री मूविंग टू एंड फ्रो, यानी कि जो टहनी है, शाखा है पेड़ की, वो भी गति करती है, फ्रो अप डाउन, जैसे इस तरह से यू मूविंग टू एंड फ्रो, तो इसको टू एंड फ्रो बोलते हैं। मोशन ऑफ ए चाइल्ड ऑन ए स्विंग, यानी कि बच्चे का गति करना तैरते हुए। स्ट्रिंग ऑफ ए गिटार, गिटार की जो तार, और मेम्ब्रेन ऑफ ए ड्रम, यानी तबला बीइंग प्लेइंग, और बजते हुए तबले की जो परत है, आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ पीरियोडिक मोशन, ये सभी क्या है, पीरियोडिक मोशन के उदाहरण है। वेयर एन ऑब्जेक्ट और ए पार्ट ऑफ इट रिपीट इट मोशन आफ्टर ए फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि जहाँ पर एक वस्तु का भाग जो कुछ समय बाद गति करते हुए जो फिक्स टाइम लेता है, यानी कि स्थिर समय लेता है। डिड यू ऑब्जर्व ए स्विंग मशीन, क्या आपने सिलाई मशीन को ऑब्जर्व किया है, यानी कि ध्यानपूर्वक देखा है। एज ए पार्ट ऑफ एक्टिविटी 5, जो आपके क्रियाकलाप 5 में जो हिस्सा दिखाया गया है। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट इट रिमेन एट द सेम लोकेशन, आपने देखा है कि इसकी जो सेम स्थिति होती है। वाइल एनी पॉइंट ऑन इट्स व्हील मूव विद ए सर्कुलर मोशन, आप इसके जो पहिए को किसी भी मोशन में घुमा दो, किसी भी तरफ घुमा दो, तो ये सभी क्या आता है, सर्कुलर मोशन में आता है, ठीक है, घुमावदार गति होती है इसके अंदर। इट ऑल्सो हैज ए नीडल दैट मूव अप एंड डाउन, और इसके अंदर जो इसकी सुई होती है वो ऊपर नीचे लगातार, कंटिन्यूसली लगातार, एज ए लॉन्ग एज द व्हील रोटेट, यानी कि घूमती है जैसे इसका पहिया रोटेट करता है, घूमता है। इज नॉट इट, क्या ये नहीं है। दिस नीडल इज अंडरगोइंग ए पीरियोडिक मोशन, जो सुई होती है ये क्या जाती है, एक पीरियोडिक मोशन करती है, ठीक है, यानी कि आवधिक गति करती है। और जो इसका पहिया होता है वो क्या करता है, सर्कुलर मोशन करता है, ठीक है, घुमावदार गति। हैव यू ऑब्जर्व क्लोजली, आपने ध्यानपूर्वक देखा होगा। द मोशन ऑफ ए बॉल अलोंग द ग्राउंड, यानी कि किसी भी क्षेत्र में, ठीक है, जो बॉल गेंद गति करती है। हेयर, यहाँ, द बॉल इज रोलिंग ऑन द ग्राउंड, जो बॉल होती है वो घूमती है क्षेत्र, रोटेटिंग एज वेल एज मूविंग फॉरवर्ड अलोंग द ग्राउंड, और ग्राउंड के अंदर आगे की तरफ ऐसे घूमती चली जाती है बॉल, ठीक है। आप जैसे खेलते हो ना फुटबॉल वगैरह, तो आप देखते हो ना बॉल जब गिरती है तो सीधी आगे घूमती हुई चली जाती है। दस द बॉल अंडरगोज ए रेक्टिलिनियर मोशन एज वेल एज द रोटेशनल मोशन, तो इस तरह के अंदर जो गेंद है वो रेक्टिलिनियर मोशन के अंदर चल जाती है, यानी कि सीधी रेखीय गति करती है रोटेशनल गति के साथ। कैन यू, यानी कि घूमती हुई गति के साथ वो सीधी रेखीय गति में जाती है। कैन यू थिंक ऑफ अदर एग्जाम्पल, क्या आप दूसरे उदाहरण सोच सकते हो। वेयर ऑब्जेक्ट अंडरगो कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मोशन, जिस तरह से जो कुछ जो वस्तु होती है अलग अलग तरह की गति करती है एक साथ, ठीक है, जैसे यहाँ पर कर रही है ना रोटेशनल, यानी कि घुमावदार गति से वो सीधी रेखीय गति में जाती है इस तरह से। वी डिड मैनी मेजरमेंट एक्टिविटी एंड डिस्कस सम काइंड ऑफ मोशन, यानी कि हमने यहाँ पर जाना है कई प्रकार की जो क्रियाकलाप की है और कुछ प्रकार की गतियों के बारे में चर्चा की है, ठीक है, और माप की क्रियाकलाप की है। वी सा दैट मोशन इज ए चेंज इन द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, हमने देखा है कि जो गति है वो किसी भी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन है, बदलाव है, विद टाइम, समय के अनुसार। द चेंज इन दिस पोजिशन कैन बी डिटरमाइन थ्रू द डिस्टेंस मेजरमेंट, और जो बदलाव है स्थिति का वो दर्शाता है उसकी दूरी का माप, यानी कि वह माप की दूरी की माप दिखाता है, ठीक है, यानी कि उसने कितनी दूरी कर उसकी क्या माप है। दिस अलाउ अस टू नो हाउ फास्ट
और स्लो ए मोशन इज, और यह दिखाता है कि वह कितनी तेज और कितनी धीरे गति करता है। द मोमेंट ऑफ ए स्नेल यानी ऑन द ग्राउंड, घेंगे का चलना, ठीक है, क्षेत्र में, ग्राउंड में, या फिर जैसे ग्राउंड जो धरती है क्षेत्र पर। तो ए बटरफ्लाई फ्लीटिंग फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर, एक तितली का फूल से फूल तक जाना। ए रिवर फ्लोइंग, नदी का बहना। एन एरोप्लेन फ्लाइंग, और हवाई जहाज का उड़ना। मून गोइंग अराउंड द अर्थ, चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाना। एंड ब्लड फ्लोइंग इनसाइड आवर बॉडीज, और खून का हमारे शरीर के अंदर बहना। शो दैट देयर इज मोशन एवरीवेयर अराउंड अस, तो हमने देखा है कि हमारे चारों तरफ क्या है, गति है, ठीक है, कि हमारे चारों तरफ वस्तुएं की जो गति करती है, इनकी घूमती है। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है, और इसके कीवर्ड्स हम चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ही कर चुके हैं, ठीक है। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस video. Thanks for watching this video.